नमस्कार। राम राम सभी को। दोस्तों, आज की अपनी ये क्लास रहने वाली है मानव शरीर का अंग तंत्र। और मानव शरीर के अंग तंत्र के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है। भले ही आप इस क्लास को आप 2 गुना में देख लें, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसमें होते हैं, सवाल क्या है, मनुष्य की जो आहार नाल है उसमें क्या क्या होते हैं। ग्रसनी, आमाशय, यकृत, आंत और मलाशय। देखो, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो आहार नाल है वो क्या होता है। मानव पाचन तंत्र का चित्र आपने देखा है, बिल्कुल देखा है, जिसके अंदर देखो मुंह होता है, तालू होता है, जीभ, दांत, ये सब कुछ मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है। यहाँ हमारे जीभ में लार ग्रंथियां होती। तो मैं आपको कह देता हूं, मुंह जो है वो मानव जो आहार नाल का हिस्सा है। दूसरा, यहां पर एक ग्रसनी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिक्स। क्या बोलते हैं? फेरिक्स बोलते हैं इसको। ये ग्रसनी है। और ग्रसनी के नीचे ये जो नली है इसको बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ईसियोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसियोफेगस या ग्रास नली। उसके बाद में यह है यकृत। ये, लेकिन ये यकृत आपको दिख रहा होगा, अलग कलर का भी दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है, इस यकृत इसका हिस्सा नहीं है। आहार नाल देखो, इस यकृत के पीछे से होते हुए ये पेट, पेट दिखा आपको, जिसको हम आमाशय कहते हैं। आम भाषा में इसको आमाशय कहते हैं। और ये पेट है हमारा। बाद में इसके देखो, ये नीचे ये बड़ी आंत और ये वाली छोटी आंत, ये लास्ट में रेक्टम और ये गुदा, जिसको हम एनस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है किसका हिस्सा है? आहार नाल का। इसमें यकृत इसका सहायक अंग है, ना कि इसका हिस्सा है। जो इसकी छोटी आंत है, इस आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, सबसे लंबा भाग होती है। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर तक। ठीक है, अब देखो सवाल, देखो सवाल के अंदर ग्रसनी, जिसको फेरिक्स कहते हैं, ये इसका हिस्सा है। आमाशय इसका हिस्सा है, पेट जिसको हम बोलते हैं। यकृत इसका हिस्सा नहीं है, यकृत सिर्फ इसका सहायक अंग है। भोजन के पाचन में यह सहायता जरूर करता है, लेकिन ये आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आंत इसका हिस्सा, छोटी और बड़ी दोनों। और मलाशय जो है, रेक्टम जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसका हिस्सा है। तो केवल सी को छोड़कर सारे इसे ए बी डी, ए बी सी डी, सी वाला तो होगा ही नहीं सही, ए बी डी ई, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, कहां होता है? अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि में, यकृत यानी लीवर में, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। देखो, अधिवृक्क जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो होती है हमारे जो गुर्दा होता है, जिसको हम बोलते हैं किडनी, उसके ऊपर होती है। और ये एड्रिनलिन जो आपातकालीन हार्मोन होता है उसको स्त्रावित करती है। यकृत, लीवर जो होता है, ये पित्त को रिलीज करता है। ठीक है, और भी इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो ये भी नहीं करता इंसुलिन का। अग्नाशय पेनक्रियाज जो है वो क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। कहां होता है पेनक्रियाज के अंदर? पेनक्रियाज के अंदर बीटा कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? वो बीटा कोशिकाएं इसका करती है। और ये बीटा कोशिकाएं किसका हिस्सा होती है? लैंगरहैंस आइलेट्स या लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, इनका हिस्सा होती है। और ये क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन। अब देखो, इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? एक तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये करता है हमारे ऊर्जा का उत्पादन। कैसे करता है जी? ये क्या करता है, जो हमारे खून है, रक्त है, उसके अंदर जो ग्लूकोज होती है, उस ग्लूकोज को क्या करता है? लेकर जाता है शरीर के सभी कोशिकाओं तक। क्या करता है? ग्लूकोज को शरीर की सभी कोशिकाओं तक ये लेकर जाता है। और कोशिकाओं का एक तरीके से चाबी है, और गेट खोलता है कि लो भाई, ग्लूकोज ले लो, ऊर्जा ले लो। सभी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। अगर शरीर में इसकी कमी होती है इंसुलिन की, तो आप देखो ग्लूकोज जो रक्त के अंदर है उसको ये कहीं लेकर नहीं जाएगा, तो ग्लूकोज शरीर के उस रक्त में ही पड़ा रहेगा। तो रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, और इससे हमें क्या हो जाएगी? डायबिटीज। इसीलिए फिर उनको कृत्रिम इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन के इंजेक्शन ठोकने पड़ते हैं, डायबिटीज जिसको हो जाती है ना। तो इसका मेन काम यही होता है, ये ग्लूकोज को क्या करता है? खून से कोशिकाओं तक लेकर जाता है। और ग्लूकोज क्या होता है? एनर्जी का स्रोत। और ये लेकर जाएगा तभी उनको क्या मिलेगी? एनर्जी। और जब आदमी को ये नहीं होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, वो छटपटा उठता है, क्योंकि पूरा शरीर का जो अंग अंग है वो एकदम वाइब्रेट होने लग जाते हैं। ठीक है, पित्ताशय क्या होता है? ये
यकृत के नीचे एक छोटा सा हिस्सा होता है गॉल ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो पित्त रस है जिसको बोलते हैं बील जूस, BILE, ये वो वाला बील नहीं है जो आप पीते हो, ये बील जूस पित्त रस है। ये पित्त रस को स्टोर करता है कौन? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित सूची में से मानव का जो पाचन तंत्र है उसके अंगों का चयन करना। मानव के पाचन तंत्र का देखो आहार नाल हिस्सा है जिसमें मलाशय भी आता है, बिल्कुल मलाशय हो गया पाचन तंत्र का हिस्सा है। ट्रेकिया, देखो ये जो ट्रेकिया है ये मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होकर ये किसका हिस्सा है? यह है श्वसन तंत्र का हिस्सा। किसका हिस्सा है? श्वसन तंत्र का। फिर है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो मैंने अभी बोला था, ग्रास नली जिसको हमने बोला था, ये उसी का नाम है, इंग्लिश में नाम है ग्रास नली का। आहार नाल का ये हिस्सा है और आहार नाल पाचन तंत्र का हिस्सा, तो ये भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। मूत्राशय, देखो मूत्राशय मूत्र तंत्र का हिस्सा है, ना कि पाचन तंत्र का हिस्सा। मूत्राशय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। मलाशय जो है, रेक्टम जो है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। और फेरिक्स, फेरिक्स जिसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी, हिंदी में मैंने बोला था ग्रसनी, इंग्लिश में बोलते हैं फेरिक्स, ये भी क्या है इसका। तो एक नंबर ई और कौन सी? हमारा सी, तो ACE, ये तीन ही इसके हिस्से हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में ACE है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। आपको पाचन तंत्र भी देखा ही था हमने, यही पाचन तंत्र है। इस ग्रस नली को फेरिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ईसियोफेगस कहते हैं। चलो जी, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? पूछा है नहीं है। शुक्रवाहक, शुक्रवाहक मानव जनन तंत्र का हिस्सा है, मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र, ठीक है। वृषण नर जनन तंत्र का हिस्सा है, शुक्राशय नर जनन का है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब जो है ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। ऐसा समझ नहीं आएगा? चलो दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ये है अपना नर जनन तंत्र, ठीक है, जहां पर ये इसमें मूत्र नलिका जाती है, यहां पर ये शुक्राशय है, शुक्राशय के अंदर जो सीमन है उसको स्टोर किया जाता है, यहां पर सीमन बनता है, ठीक है, और ये इस नली से होते हुए ये यहां शीशन में आता है, पेनिस के अंदर आता है। इनको हम टेस्टिस बोलते हैं, वृषण बोलते हैं। यहां ये वृषण कोष है और ये है शुक्रवाहिनी। ये क्या है? देखो शुक्रवाहिनी है, किससे जाकर जुड़ती है? शुक्राशय से। शुक्रवाहिनी किससे जाकर जुड़ती है? शुक्राशय से जुड़ती है। तो ये नर जनन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन एक वहां पर चीज आई थी, फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका। देखो ये मादा जनन तंत्र है, मादा जनन तंत्र का ये योनि मार्ग है, यहां पर ये ग्रीवा है और इसमें क्या है? देखो ये गर्भाशय है जहां पर बच्चा पलता है, गर्भाशय। ये अंडाशय है जहां से मादा के अंडे निकलते हैं। और ये क्या है? अंडवाहिनी, जिसके अंदर ये अंडे बहते हैं। इसी अंडवाहिनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन नलिका। तो ये मादा जनन तंत्र का हिस्सा है, ना कि नर जनन तंत्र का हिस्सा है। हमें यही पूछा था नर जनन का, तो शुक्रवाहक, वृषण और शुक्राशय और फेलोपियन। वृषण मतलब टेस्टिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला देखो जी, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, हमें नहीं है वाला देखना है, ठीक है। तो देखो कुपिकाएं, ये जिसको बोलते हैं एल्वियोली, ये हमारे फेफड़ों में पाई जाती है, तो ये मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा है। मेड्यूला, देखो मेड्यूला ऑब्लोगेंटा, ये मानव मस्तिष्क का हिस्सा है। इसका काम क्या होता है? जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैसे शरीर के हृदय की गति, श्वसन की जो दर है, इसको डिसाइड करता है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैसे छींकना, खांसना, उल्टी होना, इनको ये डिसाइड करता है मेडुला ऑब्लोगेंटा। ये श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, लेकिन श्वसन को नियंत्रित करता है। तो हमें तो पूछा मानव श्वसन तंत्र का भाग है क्या? तो यही नहीं है, मेडुला नहीं है, क्योंकि ये तो मस्तिष्क का भाग है। कंठ, जिनको लैरिंग्स कहते हैं, कंठ, ये हमारे वाले कंठ, ये भी मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा है। साथ में श्वसनी, जो श्वसन नली है, ये भी मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो ओनली बी ऑप्शन हमारा गलत होगा। देखो श्वसन तंत्र देखें, ये नासा द्वार है, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये कंठ है हमारा वाला, और ये श्वास नली है, यहाँ पर इसके अंदर श्वास नली है, उपास्थि वलय है, ये सब श्वसन तंत्र का हिस्सा है। ये हमारे फुफ्फुस, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, है ना, ये रहे हमारे डायफ्राम, सॉरी डायफ्राम ये हो रहे। और इनमें देखो ये कुपिकाएं होती है, ये जो ये जड़ें सी चल रही है ना इस तरीके से, ये कुपिकाएं होती है।
ये यहाँ पर कुपी का कोश होता है इनके ऊपर, ठीक है। ये हमारी श्वसनी होती है, तो ये श्वसनी, फुफ्फुस, फुफ्फुस जिनको हम बोलते हैं, और ये जिनको फेफड़े बोलते हैं, फुफ्फुस ये वाले फेफड़े हैं जो हमारे जो क्या बोलते हैं इसको फसलियों है, फसलियों के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये श्वसन तंत्र का आपको पता लग गया। तो मेडुला तो इसमें कहीं भी नहीं है, मेडुला ऑब्लिगेंडा मस्तिष्क का हिस्सा है। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मैंने आपको बताया था जब आहार नाल अभी बताई थी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। छोटी आंत में होता क्या है? देखो, छोटी आंत के अंदर हमारे होता है भोजन का पाचन भी होता है, साथ में भोजन के जो विटामिन होते हैं, जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं, उनका अवशोषण भी होता है। उनका अवशोषण वही होता है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत ही मानव शरीर का सब सॉरी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। लगभग 6-7 मीटर लंबी होती है ये, लेकिन ये तो आंटें खाई हुई रहती है ना, तो हमें दिखती नहीं है। थोड़ा सा खींचोगे तो पता लग जाएगा कि 6-7 मीटर लंबी है। ओके, बड़ी आंत, नाम बड़ी लेकिन बड़ी नहीं होती है, लंबी नहीं होती है। ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हमारे मानव आहार नाल का हिस्सा है। सबसे लंबा छोटी आंत रहे। सवाल नंबर 7 है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा मानव श्वास लेता है। क्या मानव प्रकाश संश्लेषण से सांस लेता है? क्या प्रकाश संश्लेषण से तो पौधे सांस लेते हैं भाई, पौधे लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पाचन, पाचन के अंदर भोजन का पचन होता है, भोजन का पाचन होता है, तो वो तो पाचन क्रिया होगी। मल त्याग, मल त्याग में आपको सांस कहाँ आया? तो इसमें तो इजी सा है, श्वसन क्रिया उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारे गुर्दे के ऊपर कौन सी ग्रंथि है? मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारा गुर्दा है, गुर्दा का मतलब क्या है? यहाँ पर किडनी, हाँ, हमारी किडनी, और किडनी है, उस किडनी के ऊपर 2 किडनियां होती है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं एड्रीनलिन ग्रंथि, या एड्रिनल ग्रंथि, सॉरी कौन सी बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। यहां पर एड्रिनल तो नाम ही नहीं दिख रहा, ये अधिवृक्क जो है इसको ही एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं भाई? इससे हार्मोन निकलते हैं एड्रीनलिन। कौन सा? एड्रीनलिन। और एक निकलता है कार्टिसोल। देखो, एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है ना भैया, ये हमारे आपातकालीन स्थितियों में ये स्त्रावित होता है, हमारे तनाव को, हमारे टेंशन को ये दूर करता है। जैसे मान लो अगर आप कोई भयंकर टेंशन में, आप कहीं भाषण देने जा रहे हो, आप तब ये आप वाइब्रेट हो रहे हो, तो तब यही आपको कंट्रोल करता है। या कोई आपात स्थिति हो गई, जैसे आपको कांटा लगा एकदम से, तो यही वहां से आपके पैर को हटाने के लिए क्या करेगा, मतलब हार्मोन का स्त्रावण करेगा। या आप बहुत टेंशन में हो, परेशानी में हो, तब यही एड्रेनलिन हार्मोन आपके शरीर में स्त्रावित होगा, जो आपके तनाव को क्या करेगा? संतुलित करेगा। कार्टिसोल जो हार्मोन होता है, इसका काम होता है ऊर्जा का हमारे शरीर में भंडारण करना, स्टोर करके रखना, ये कार्टिसोल का काम होता है, ठीक है। और भी ये सेक्स हार्मोन, इससे सेक्स हार्मोन भी निकलते हैं। कौन से? सेक्स हार्मोन, जो कि हमारे प्रजनन में काम आते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर पाई जाती है? गुर्दे के ऊपर, यही पाई जाती है। एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। मटर के आकार की ये ग्रंथि होती है, आपको पता होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं। ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, मैक्सिमम अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। भाई तुम्हें इतना हार्मोन निकालना है, तुम्हें इतना हार्मोन निकालना है, ये काम करना है तो इतना हार्मोन निकालो, ये उनको मास्टर करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर आता है गोनाड्स, और एक आ जाएगा लार। लार हमारे लार ग्रंथियों से लार बनती है, जो मुंह के अंदर होती है, ठीक है जी। हमें तो पता करना था गुर्दे के ऊपर। अगला सवाल है हमारे तंत्रिका तंत्र, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, उसकी मूल इकाई क्या है? उसकी मूल इकाई क्या? न्यूट्रॉन। अरे भाई, न्यूट्रॉन तो कहां होता है? परमाणु के अंदर होता है, और परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है उसमें होता है। किसमें होता है? न्यूक्लियस, जो नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इस न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन सही आंसर है। न्यूरॉन हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसकी महत्वपूर्ण इकाई है। ये न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं भाई? न्यूरॉन्स ये काम करते हैं कि कोई शरीर से कोई सूचना है वो मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। शरीर की कोई सूचना है, अरे भाई इसको कांटा लग गया, इसको यहाँ दर्द हो रहा है, इसका जो ये कोशिका खराब हो रही है, ये सब सूचना मस्तिष्क को कौन देंगे? न्यूरॉन्स। और मस्तिष्क कोई सूचना देगा कि भाई ये काम हो रहा है, तो चल उसको ये बता कि वहां तेरे को आग लग रही है तो हाथ हटा ले। तो फिर ये न्यूरॉन मस्तिष्क
से ये अंगों तक सूचनाएं ले जाएगा, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। किस रूप में करेगा? अब जो सूचनाएं होती है उनको या तो रसायन के रूप में या इलेक्ट्रिक रूप के अंदर ये क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन का इससे कोई संबंध नहीं है। न्यूक्लियन, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं? न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियन कह देते हैं। पिताशय से उत्पन्न रस का क्या मतलब है? पिताशय मतलब गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर हमारे शरीर में कहाँ होता है? यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, उसके जस्ट नीचे होता है। और इसका काम कुछ नहीं है, जो पित्त रस है, पित्त रस जिसको बील जूस कहते हैं, उसको ये अपने अंदर संग्रहित रखता है। यही इसका काम होता है। क्या लार को करता है? क्या लार तो हमारे या लार ग्रंथियों से मुंह में बनती है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये हमारे आमाशय, आमाशय यानी पेट, पेट की जो दीवारें होती है वहां पर ये बनता है। और भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में आमाशय बनता है। ये सवाल अगर तुम्हें पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक, तो आमाशय बता देना। पित्त का रस, तो ये पित्त का रस उत्पन्न करता है, यही इसका मुख्य काम होता है। माल्टेज, ये माल्टेज जो होता है ये हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। और इस माल्टेज का भाई काम क्या होता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। किसको? जो माल्टोज शर्करा होती है उसको किस में चेंज कर देगा? चेंज इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में तोड़ देगा, ऊर्जा बना देगा। ठीक है, तो छोटी आंत क्या करती है? भोजन का पाचन नहीं करती है। भोजन में जो माल्टोज होता है उस माल्टोज को किस में चेंज कर देगा? ये ग्लूकोज में चेंज कर देगा। बात समझ में आई? हमारा आंसर तो पित्त का रस है। अच्छा, देखो आपको मैं हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेज के कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। फोर्थ ग्रेड की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, 70 टेस्ट है। अभी इस पर ऑफर चल रहा है। आप SMRITI अगर उस पर कूपन कोड लगाते हो तो आपको बहुत कम रुपयों में मिल जाएगी। आई थिंक 299 के हिसाब से ये आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है फोर्थ ग्रेड वालों के लिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसी तरह के जैसे मैं सवाल ला रहा हूँ वहां पर भी है, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। एक हमारा न्यायदीप बैच है, एक हमारा न्याय संकल्प बैच है। एलडीसी वालों के लिए तो हाईकोर्ट का, एलडीसी वालों के लिए न्याय संकल्प है और हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों के लिए न्यायदीप बैच है। दोनों बैच जो है पहले 100 विद्यार्थियों को 300 रुपए और 500 रुपए में मिल रहे हैं, जहां पर आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज मिलेगी। साथ के अंदर आपको गाइडेंस सेशन मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी। मैडम जो खुद है वो हाईकोर्ट की एलडीसी रही हुई है, मैं खुद हाईकोर्ट के एलडीसी रहा हुआ हूं, और आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर कोर्स परचेज कर सकते हैं इफ आप इंटरेस्टेड हैं तो। वरना आप अगर सेल्फ कर सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको खरीदने की। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑक्सीजनहीन, सवाल नंबर 11 है, ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? देखो आपको ये पता है कि जो हमारा हृदय है, जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, हृदय परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसके अंदर एक तो होता है हृदय, एक होती है शिराएं, शिराएं जिनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेन्स। एक होती है हमारी धमनी, जिनको हम कहते हैं आर्टरी, आर्टरी कुछ कहते हैं ना इंग्लिश में, स्पेलिंग देख लेना भाई, धमनी। अब देखो ये जो शिराएं होती है ये क्या करती है? हमारा जो शरीर होता है उसका अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं हो, उस अशुद्ध रक्त को, उस अशुद्ध रक्त को कहां तक ले जाएगी? हृदय तक ले जाएगी। कहां तक ले जाएगी? शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाएगी। अशुद्ध रक्त जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन हीन होता है, ऑक्सीजन विहीन होता है। तो हमारा आंसर निकल गया कि ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वालों को क्या कहते हैं? उनको शिरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शिरा या शिराएं कहते हैं, जिनको वेन्स कहा जाता है। और हृदय जब उसको पंप करके उसको शुद्ध कर देता है, खून को, रक्त को, फिर उसको शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। वो काम कौन करता है? वो काम करती है हमारी आर्टरी, जिनको बोलते हैं धमनी। ये धमनी क्या करती है? शुद्ध रक्त ले जाती है। इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाती है शरीर तक, और ये शरीर से लेकर आता है हृदय तक। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा शिराएं। बात समझ में आई? एक नोड्स होती है जो गांठ जिसको बोलते हैं हम, और लसिका नलियां होती है। ये लसिका नलियां क्या करती है? बेसिकली जो लसिका रस होती है उसको ले जाती है, जो कि हमारे पाचन में और जो हमारे जो शरीर के अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्टों को बाहर निकालने में काम करता है। नए जो मतलब सॉरी, हमारे जो ऊतक वगैरह होते हैं कोशिकाओं के, उनको धोने का काम करता है। ठीक है, ये लस्सी का रस होता है, और लस्सी का नलियों में ही ये आमतौर पर बहता है, इनमें खून नहीं बहता है।
मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है, मतलब हमारे जो हार्ट बीट है उसको कौन नियंत्रित करता है? हार्ट बीट को वही नियंत्रित करेगा जो मैंने पहले बताया था आपको, मेडुला ओब्लोगेंटा। मेडुला ओब्लोगेंटा का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर की अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब जो क्रियाएं हम अपनी इच्छा से ना करते हो उनको अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोगेंटा। जैसे श्वसन की दर को कंट्रोल कर लेगा, हमारे छींक जो अपने आप आती है, उल्टी जो अपने आप आती है, अनैच्छिक है, हमारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं, उनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोगेंटा करता है, जो मस्तिष्क का भाग होता है। मेरुरज्जु जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये भी हमारे तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, और बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती? आपात ग्रंथि मतलब जो आपात स्थिति में आपके शरीर को संभाल ले, आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, परेशानी में हो, है ना, शरीर में तनाव आ रहा है, तो एक हार्मोन स्रावित होता है एड्रेनलिन, जिसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, वो होता है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि बोल दो या अधिवृक्क ग्रंथि बोल दो, वही आंसर इसका होगा, ठीक है। पहले सवाल था कि ये कहां पर पाई जाती है, गुर्दे के नीचे कौन सी पाई जाती है, तो गुर्दे पर ही ये पाई जाती है, ये गुर्दे पर पाई जाती है, आपात ग्रंथि इसको बोलते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय पेनक्रिया जिसको बोलते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावित करता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन, किसको? थायरोक्सिन हार्मोन को स्त्रावित करती है। थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे यहाँ पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? हमारे गले के पास में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है हमारा जो ये मस्तिष्क है, हमारे नाक के जस्ट पीछे पाई जाती है, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? अच्छा, देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी बोल दो या पीयूष ग्रंथि बोल दो, बात एक ही है। ये मटर के दाने के आकार की एक ग्रंथि होती है, हमारे जो मस्तिष्क है उसके आधार पर पाई जाती है। नाक है ना, नाक, नाक के जस्ट पीछे एक सेला टर्सिका नामक खोखली हड्डी होती है, उसके अंदर ये पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो दिमाग का हिस्सा होता है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है, मटर के दाने के आकार की होती है। ये मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की विशेषता बताई। काम क्या होता है? ये जो हमारे शरीर है उसमें वृद्धि हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जीओच, इस ग्रोथ हार्मोन को स्रावण करती है, और शरीर का जो विकास होता है, हड्डियों का जो विकास होता है, हम लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, वो काम कौन करती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। दूसरा इसका काम है, ये मास्टर ग्रंथि भी है। अन्य जो ग्रंथियां हैं उनको कितना हार्मोन निकालना है उनको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है, ये काम है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो अब इस पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? सवाल यह है, पिट्यूटरी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, ये ग्रोथ हार्मोन को भी स्रावित करती है, तो इसको खुद को कौन कंट्रोल करता है? इसको खुद को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही तो होती है, सेला टर्सिका नामक हड्डी में होती है। ये हाइपोथैलेमस दिमाग का हिस्सा है, ये इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। ये खुद मास्टर है और इसको मास्टर का भी मास्टर कह दिया, ये मास्टर को भी मास्टर करता है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ग्लैंड माने ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपको पता ही है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अग्नाशय जो हमारा पेनक्रियाज होता है, वृषण जो हमारे टेस्टिस होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण करते हैं, ये पता ही है आपको। अगला है, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? मैंने अभी तो बताया था कि जो ग्रोथ हार्मोन कौन स्रावित करती है? जो हड्डियां और मांसपेशियां, जो हम लंबे बढ़ते हैं, चौड़े होते हैं, है ना, शरीर बढ़ता है, इसको कौन करता है? इसको पिट्यूटरी ग्रंथि ही करती है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक है हमारा पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती है ना, थायराइड ग्रंथि होती है, इसके जस्ट पीछे होती है, ये जोड़े के अंदर होती है, ये 4 ग्रंथियां होती है ऊपर नीचे, ठीक है। इनका मैक्सिमम काम क्या होता है? जो हमारा रक्त है, इस रक्त के अंदर फास्फोरस और प्लस कैल्शियम, इस कैल्शियम को ये क्या करती है? इन दोनों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है। कंट्रोल लिख दो, हिंदी में लिख दो, ठीक है, कंट्रोल करती है। ये पैराथायराइड ग्रंथियों का काम होता है। अधिवृक्क बार बार में बताने की जरूरत नहीं है, अधिवृक्क यानी जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है। थाइमस, अच्छा थाइमस क्या होता है? थाइमस एक्चुअल में हमारे जो ये छाती होती है, जो हमारा वक्ष स्थल होता है, इसके जस्ट पीछे हमारे फुफ्फुस होते हैं, फेफड़े, उनके बीच के अंदर एक थाइमस ग्रंथि होती है। इसका बेसिकली काम जब हम बचपन में छोटे होते हैं तब होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई ग्रंथि है, इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये शुरुआत में बचपन में थोड़ी बड़ी होती है,
क्योंकि बचपन में हमें बीमारी होने के ज़्यादा चांस होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है छोटे बच्चों का। तो ये छोटे बच्चों में बड़ी पाई जाती है और धीरे 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 ये छोटी होती जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये थाइमस ग्रंथि होती है, इम्यून सिस्टम का काम करती है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये क्लास आपकी समाप्त हो जाती है। आपको अगर क्लास पसंद आती है तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें भाई। देखो, आपका ये सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, यही हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो आपको उपलब्ध करवाते रहें। और भैया आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। अपनी 4th ग्रेड वाली जो जॉब है, इसमें अगर आप लगना चाहते हैं तो मेहनत से लगे, अच्छी मेहनत करें, कहीं कोई टेंशन ना लें। कोई भी दिक्कत समस्याएं आए, हमारे यहाँ संपर्क कर लो। जो भी चीज़ है मैं आपको समझा दूंगा भाई, कैसे किसी भी प्रकार की आपको समस्याएं आए। चाहे आपको एग्जाम के लिए डर लग रहा हो, चाहे आपको कोई चीज़ें याद नहीं हो रही, आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम बैठी है, टीम आपको सब कुछ समझा देगी। ठीक है जी, क्लास एंड करते हैं।